जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। विषय पे आने से पहले 2 मिनट का मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। चूँकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जैसे आप घर में भाई भी हो सकते हैं, घर में आप पिता के रूप में भी हो सकते हैं, घर में आप एक प्रकार से गार्जियन के रूप में हो सकते हैं। वहीं जब आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है आप टीचर के रूप में हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एज ए वकील के रूप में हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एक डॉक्टर के रूप में हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक होता है, लेकिन वो कार्यों के अनुसार अलग अलग जो है उसका एक प्रकार से पद को विभूषित कर दिया जाता है। इसी क्रम में हमने भी रामराज प्रशासन से जुड़कर कुछ कार्यों को अपने ऊपर, दायित्वों को अपने ऊपर लिया है, जिसमें से एक दायित्व ये भी है कि मैं अपने प्रोफेशन में जिन व्यक्तियों के द्वारा, चाहे वो अधिवक्ता महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, यदि सक्षम नहीं है या होनहार है और वह जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो एपीओ का हो, पीसीएसजे का हो या एचजीएस का हो, रामराज प्रशासन के तरफ से मेरे द्वारा उसको निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि वह होनहार होना चाहिए या असमर्थ होना चाहिए। बाकी के लोगों के पास यदि ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं तो वो किसी न किसी कोचिंग से जुड़ करके वो अपनी सेवाओं को ले सकते हैं। यदि वाराणसी में हैं तो वाराणसी में भी हमारे यहाँ डीके राय सर भी कोचिंग चलाते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जो आप सक्षम हैं या उस तरीके का आपके अंदर क्वालिटी है जो कि आप परीक्षाओं को बीट कर रहे हों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे और महादेव की कृपा होगी तो आप ज़रूर सफल होंगे। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे एविडेंस एक्ट का धारा 65B। और यह धारा ऐसा है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आजकल के जो पैटर्न में आ रहे हैं, चाहे वो एपीओ हो, पीसीएसजे हो या एचजीएस हो या किसी स्टेट का हो, सब में ये लगभग प्री में या मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। है बहुत इजी, लेकिन उसके लिए है जो समझ चुका है, लेकिन जो समझा नहीं है उसके लिए बहुत ही कठिन है। तो आइए हम इसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। चूँकि इसका टाइटल है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में इस धारा में बताया गया है। इससे मिलता जुलता जब आप कोई बात देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है तुरंत कि जैसे वीडियो क्लिप हो गया, किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, तो आपको लगता है कि इसी धारा में इसकी ग्राह्यता है, जबकि ऐसा है नहीं। जब आप साक्ष्य की स्टेज पर कोई साक्ष्य देते हैं तो आपको तब अनुभव होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, या किसी एक्सपर्ट के माध्यम से जब जैसे कोई सीनियर अधिवक्ता जब बहस करता है तो उसको इन सब चीज़ों की जानकारी रहती है। मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी इसमें कहा गया है एक स्पेशल प्रोविज़न है, और वो ऐसा प्रोविज़न है कि ये जो 65B में जो उपधाराएँ हैं 1, 2, 3, 4, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपधाराएँ हैं, क्योंकि इन्हीं उपधाराओं पे पूरा का पूरा इसका कहानी डिपेंड करता है कि किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इसमें ग्राह्यता बताया गया है और कैसे इसको ग्राह्य बनाया जाएगा, वो प्रक्रिया भी बताया गया है। तो जो उपधारा 1 है, उपधारा 1 में ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन ए पेपर, मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कंटेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में है और वह प्रिंटेड ऑन ए पेपर पे है, यानी कि उस किसी को पेपर पे उसको प्रिंट किया गया है, स्टोर्ड है या रिकॉर्डेड है या कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस्ड बाय एक कंप्यूटर में है, और जिसको आगे क्या कहा गया है, आउटपुट कंप्यूटर कहा गया है, यानी कि हेयरिन आफ्टर रिफर्ड टू एज द कंप्यूटर आउटपुट।
मतलब ये जो कुछ भी हम लोग बातें कर रहे हैं, जो जिस इन्फॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, जो प्रिंटेड ऑन पेपर है या स्टोर्ड है या रिकॉर्डेड है या जो है कॉपीड ऑन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर के रूप में है और जिसको कंप्यूटर आउटपुट आगे कहा गया है, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि शैल बी डीम्ड टू बी ए आल्सो ए डॉक्यूमेंट। मतलब इसको डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। ये जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन का, जिसको प्रिंटेड कर लिया गया है या स्टोर कर लिया गया है या रिकॉर्ड कर लिया गया है या उसको ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया के रूप में कोई कॉपी कर ली गई है, तो इसको ये कह रहा है कि आगे इसको डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद एक और बात कर रहा है कि इफ़ दी कंडीशन मेंशन्ड इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड इन रिलेशन टू दी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चंस एंड शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग विदाउट फर्दर प्रूफ आर प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल as evidence of any content of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट को यदि आगे की जो शर्तें बताई गई हैं यदि शर्तों को पूरा कर देता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको ओरिजिनल ही प्रस्तुत किया जाए, बिना ओरिजिनल के प्रस्तुत किए ही ये मान्य हो जाएगा, एडमिशन के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। अब उपधारा 2 में वो कंडीशन बताए गए हैं जिसको फुलफ़िल करना अनिवार्य है। जो अभी इन्फॉर्मेशन की बातों को हम लोगों ने जो उपधारा 1 में देखा है उसका उपधारा 2 में बताया गया है कि वो कंडीशन कौन है जिसमें इनको कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा। तो ये कह रहे कि द कंडीशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर आउटपुट शैल बी द फॉलोइंग नेमली। अब क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिए ABCD करके 4 तरीके से ये कंडीशन बताए गए हैं कि किस कंडीशन में वो होगा तभी इसको जो है आउटपुट कंप्यूटर माना जाएगा। पहला कह रहा है कि द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर वाज यूज्ड रेगुलरली टू स्टोर। यहाँ देखिए यहाँ जो ये बात कही गई है कि कंप्यूटर वाज यूज्ड रेगुलरली टू स्टोर, मतलब वह स्टोर जो हो रहा है वो रेगुलरली हो रहा है। आर प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटीज रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर दैट पीरियड बाय द पर्सन्स हैविंग लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि जो कंप्यूटर को जिस कंप्यूटर के उपयोग का नियंत्रण है, विधिपूर्ण नियंत्रण है, वह उसको उस अवधि में नियमित रूप से जो है क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए स्टोर कर रहा है, तब वो जो है उपधारा 1 में ये माना जाएगा कि उसको स्टोर किया गया है। दूसरा इसका कह रहा है बी, ड्यूरिंग द सेड पीरियड इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर ऑफ द काइंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन सो कंटेंट इज डिराइव्ड वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटी। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज़ के स्थिति में होना चाहिए और वो रेगुलरली फेड होता हो, मतलब उसमें संधारित किया जा रहा हो रेगुलरली, और वह किस स्टेज पे होना चाहिए, वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज़ के माध्यम से होना चाहिए। अब तीसरा इसका सी क्या कह रहा है, थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेड पीरियड द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। मतलब जो फेड किया जा रहा है उसमें जो सेड पीरियड की बात कही जा रही है या उसको ऑक्युपाइंग की जा रही है या संधारित किया जा रहा है, इसको कह रहा है कि प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। और इफ नॉट देन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली or was out of operation during that part of the period was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents। अब इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण भाग है उसका, उस भाग का उस पीरियड में होना जरूरी है। डी कह रहा है इसका कि द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड आर इज डिराइव्ड सच
फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटी। फिर वही बात दोहरा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना, जो ऐसी सूचना जो है पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, मतलब उसको फिर से कोई ऐसा उसको संधारित किया जाता है। ये कह रहा है कि वो उक्त क्रियाकलापों के समान अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा जा रहा हो। तो इसमें जो चारों बातें कही गई हैं, इन शर्तों का पूरा यदि किया गया है तो ये कह रहा है कि शैल बी डीम्ड टू बी ए आल्सो डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। अब जो इसका तीसरा जो उपधारा है, तीसरा उपधारा ये बताता है कि ये जो कंप्यूटर की बात हम लोग कर रहे हैं जो उपधारा 2 में, ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंप्यूटर हो, वो कई कंप्यूटर भी हो सकता है, संयोजित किया जा सकता है, या मतलब कई कंप्यूटर को मिला करके किया गया हो, आउटपुट जो फेड किया जा रहा है, या एक कंप्यूटर के बजाय दूसरा कंप्यूटर, माने एक कंप्यूटर में भर गया है तो उसके स्थान पर दूसरा कंप्यूटर लाया गया है, या कई कंप्यूटरों को उस अवधि में बदल कर किया गया है, और इन सारे कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर माना जाएगा। यही उपधारा 3 कह रहा है। कह रहा है कि वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटीज regularly carried on over that period as mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by computer whether, अब ये कह रहा है कि by a combination of a computers operating over that period, by different computers operating in succession over that period, by different combinations of computers operating in succession over that period। डी कह रहा है कि इन एनी अदर मैनर इन्वॉल्विंग द सक्सेसिव ऑपरेशन ओवर दैट पीरियड इन व्हाट एवर ऑर्डर ऑफ वन आर मोर कंप्यूटर्स एंड वन आर मोर कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इन सब के बारे में कह रहा है कि ऑल द कंप्यूटर यूज फॉर दैट पर्पज ड्यूरिंग दैट पीरियड शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन एज कंस्टिट्यूइंग ए सिंगल कंप्यूटर and references in these sections to a computer shall be construed accordingly। कहने का तात्पर्य इसका यही है कि जिस कंप्यूटर में जो उपधारा 2 के क्लास ए में बताया गया है कि संधारित किया गया है, वह जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंप्यूटर हो, वो उस अवधि में जिस अवधि में उसको फेड किया जा रहा है वो कई कंप्यूटरों का संयोजन हो सकता है, या कोई विभिन्न कंप्यूटरों में हो सकता है, या कोई विभिन्न कंप्यूटरों को मिलाकर संयोजित किया गया हो, या उस एक कंप्यूटर के बाद दूसरे कंप्यूटर को लाया गया हो, और सभी कंप्यूटरों को माना जाएगा कि ये एक कंप्यूटर है, मतलब सिंगल कंप्यूटर इसको माना जाएगा। अब जो इस धारा का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है उपधारा 4, और उपधारा 4 ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हम लोगों ने बातें कही हैं इसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय में। अगर जो कोई व्यक्ति चाहता है इस तरीके का इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करना तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो सर्टिफाइड फॉर्म में देना पड़ेगा उसको, और वह सर्टिफाइड फॉर्म में इन जो उपधारा 4 में गिनाए गए हैं ABC किसी कंटेंट्स को देना चाहता है तो उसका उल्लेख पार्टिकुलर करना पड़ेगा, और साथ में उस व्यक्ति द्वारा जो उस पर एक प्रकार से विधिपूर्वक जो है ऑक्युपाइड किए हुए है, मतलब जिसका उपयोग वो कर रहा है विधिपूर्ण कंप्यूटर पर रहते हुए, जो अथॉरिटी है उसके द्वारा बाकायदे साइंड होना चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि उसके विशेष ज्ञान में जो है बातें जो है सब सही और सत्य हैं। अब उपधारा 4 को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि इन एनी प्रोसीडिंग वेयर इट इज डिजायर्ड टू गिव ए स्टेटमेंट इन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन, ये सर्टिफिकेट डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट इज टू से, मतलब इसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है। इसमें से तीनों में से ABC में से किसी में से दिया जा सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट के रूप में होना चाहिए। पहला क्या कर रहा है, identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced। मैंने पहले तो उसको पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पहचान कराना होगा, जिसका वो विवरण देना चाहता है वह रीति का वर्णन करना होगा उसको,
कि जिस रीति से उसका उत्पादन किया गया है उस कंप्यूटर में। बी कह रहा है कि गिविंग सच पार्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व्ड in a productions of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer। इसके कहने का तात्पर्य है कि उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्निहित किसी युक्ति का ऐसी विशिष्टियां देना जो दर्शित करने प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया है। माने उस तरीके का पूरा पार्टिकुलर वर्णन किया जाएगा ताकि ये पता चले कि उस कंप्यूटर में इस तरीके से आउटपुट कंप्यूटर के रूप में इसका इन्फॉर्मेशन संधारित किया गया है। और सी कह रहा है कि डीलिंग विथ एनी ऑफ द मैटर्स टू विच द कंडीशन मेंशन्ड इन सब सेक्शन टू रिलेट। अब ये कह रहा है कि एंड परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय ए पर्सन ऑक्युपाइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट डिवाइस। माने उस व्यक्ति द्वारा साइंड किया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन में रह करके उसको कार्य कर रहा है, माने उसको कंप्यूटर में स्टोरेज कर रहा है इंफॉर्मेशन को। आर द मैनेजमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटी, या उसके मैनेजमेंट को जो अथॉरिटी है जिसके माध्यम से वो सब कार्य किए जा रहे हैं उसके द्वारा होना चाहिए। विच एवर इज एप्रोप्रिएट, जिसको एप्रोप्रिएट कहा गया है। शैल बी एविडेंस of any matter started in the certificate and for the purposes of the subsection it shall be sufficient for a matter to be started to the best of a knowledge and belief of the person starting it। मतलब दो बातों को भी सर्टिफाइड करते हुए कहा जाएगा कि उसके बेस्ट ऑफ नॉलेज में बात है और बिलीफ ऑफ द पर्सन, मतलब वो व्यक्ति जो है विश्वास कर रहा है। अब इन बातों को जब आप दे देते हैं तब ये उपधारा 5 अपने आप में कहता है कि ये एक प्रकार से जरूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन फेड किया जा रहा था उपधारा 2 में वो ह्यूमन द्वारा हो। वो कह रहा है कि या तो ह्यूमन द्वारा हो सकता है या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है। दोनों कंडीशनों में ये एविडेंस के रूप में ग्राह्य होगा। यही उपधारा 4 कह रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू ए कंप्यूटर इफ इट इज सप्लाइड देयर टू इन एनी appropriate form and whether it is so supplied directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment। मतलब ये जरूर नहीं है कि वो ह्यूमन द्वारा हो, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकता है, जैसे यानी कि स्पेशल मशीनरी मैकेनिज्म के माध्यम से। बी कह रहा है कि इसका वेदर इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड विथ ए व्यू टू इट्स बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस्ड फॉर द पर्पज ऑफ दोज एक्टिविटीज बाय ए कंप्यूटर operated otherwise than in a course of those activities, that information if duly supplied to that computer shall be taken to be supplied to it in the course of those activities। C कह रहा है कि computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or with or without human intervention by means ऑफ एन एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। जो अभी हमने बताया है कि ये जो कुछ भी स्टोरेज किया जा रहा है, जो कुछ भी ऑक्युपाइड किया जा रहा है, यह जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन द्वारा ही हो, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकता है। और यह है तो वो माना जाएगा कि वो जो हम लोगों ने उपधारा 2 में पढ़ा है वो उन शर्तों को पूरा करता है। अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि इतना हम लोग पढ़ लिए तो क्या इसकी ग्राह्यता में कौन से एविडेंस आएंगे? क्या बिना सर्टिफिकेट के ये बातों को साबित किया जा सकता है न्यायालय में? तो इस विषय पे देखिए 3 केसेज आए पहले, उसमें डिस्प्यूट बहुत रहा। पहला केस था अनवर पीबी वर्सेज पीके बशीर का था, दूसरा केस था शफी मोहम्मद वर्सेज हिमाचल राज्य का था, और तीसरा टॉम्सो ब्रूनो वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का था। लेकिन अंत में जो है एक सन 2020 में अर्जुन वर्सेज कैलाश का मामला आया। इसमें चुनाव से संबंधित मामले थे।
इसमें स्पष्ट न्यायालय ने कह दिया और पूरा इन तीनों का एक प्रकार से निष्कर्ष इस केस में कहा गया अर्जुन वर्सेस कैलाश में 2020 का जो मामला था कि बिना सर्टिफिकेट के धारा 65B में ग्राह्यता नहीं हो सकती है। मतलब कि यदि आप 65B का अवलंब लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट फॉर्म में ही आएगा, जो कि उपधारा 4 में कहा गया है, और उपधारा 4 के कंडीशन को यदि फुलफिल नहीं किया जाता है तो धारा 65B में इसकी ग्राह्यता नहीं होगी। अब हम लोग को देखना है कि आखिर फिर तब उन सब चीज़ों का ग्राह्यता कहाँ होगा। तो जब इस तरीके के सामान्य अगर जो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है जो 65B में नहीं आते हैं तो उसका कहाँ से ग्राह्यता होगा। तो जब धारा 45A पढ़ते हैं यानी कि 45 कैपिटल A, तो उसमें बताया गया है कि एनालिसिस कर्ता द्वारा अगर जो कोई एविडेंस दिया जा रहा है तो वो ग्राह्य होगा। उसी प्रकार से यदि कोई अंकीय हस्ताक्षर है, डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है, तो उसमें प्रमाणकर्ता अधिकारी का जो है साक्ष्य जो है एडमिसेबल होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 65B है वो एक स्पेशल प्रोविज़न है, इसमें सर्टिफिकेट के माध्यम से ही, और भी जो धारा 4 में बताया गया है उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ही सर्टिफिकेट इशू किया गया रहेगा, तभी मान्य होगा, अन्यथा ग्राह्य नहीं होगा। बाकी के मामले में आप चाहें तो 47 कैपिटल A का सहारा ले सकते हैं या 45 कैपिटल A का सहारा ले सकते हैं एविडेंस एक्ट के। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार बैरक जरूर पढ़ लीजिएगा। जिन केसों का मैंने चारों केसों का वर्णन किया गया है, जैसे अनवर PB वर्सेज जो है PK बशीर का, या सफ़ी मोहम्मद वर्सेज हिमाचल राज्य का, या टॉमस ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, या अर्जुन वर्सेज कैलाश का, इन केसों का आप लोग एक बार समरी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आप लोग के साथ नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।